हाय स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। आज आपके लिए लेके आए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में दोष में अंतर। ठीक है, तो पहला अंतर हमारा जो है वो है, पहला जो अंतर है वो आकार को लेके है। पहला जो अंतर है हमारा वो आकार को लेके है। तो जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अणुओं का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, जैसे अभी हम समझा रहे हैं। और इनके जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अणुओं का जो आकार, ज्यामितीय आकार होता है वो निश्चित होता है। साथ साथ में ये भी कह रहा है कि जो हमारे ठोस होते हैं, ठीक है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो अनकम्प्रेसिबल होते हैं। और साथ में देखेंगे कि जो उनकी ज्यामिति या जिस प्रकार से वो दिख रहे हैं वो उसी प्रकार से होते हैं। जबकि असम आकृति का मतलब होता है कि इनकी जो आकृति वो इलास्टिक होती है, एक तरह से इलास्टिक होती है। जैसे ये आपका है, अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब ये क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है और ये अक्रिस्टलीय ठोस, इसमें देख रहे हैं जो अणुओं की व्यवस्था वो एक निश्चित रूप से। फिर अब अगर ये इनसे मान लेते हैं ये जो क्रिस्टलीय ठोस होगा, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से अगर बना और इनके ये अणु आपके व्यवस्थित हैं, है ना, इनके जो अणु हैं ये व्यवस्थित हैं कुछ इस प्रकार से। तो अब इसमें रिक्तिका कम होने की वजह से, वाइड कम होने की वजह से ये अनकम्प्रेसिबल होंगे। और अगर इन पे कोई फोर्स अप्लाई किया भी जा रहा है, अगर हम देखेंगे जो है इन पे अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम इन पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर कोई फोर्स अप्लाई भी कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से इनके अणुओं पे हम कोई फोर्स अप्लाई भी कर रहे हैं, तो ये दबेंगे है नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें जो दबने की क्षमता है, ठीक है, वो इनके पास वाइड कम होने की वजह से ये इनकी आकृति, अगर हम इस पर फोर्स लगाएं, ठीक है, तो ये चेंज नहीं हो सकती क्योंकि इनके अणुओं के बीच रिक्तिका बहुत कम है। ये हम देख रहे हैं इनके अणुओं के बीच जो है वो रिक्तिका हमारी बहुत कम है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जबकि हम देख रहे हैं जो हमारा एमॉर्फस है, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस है, इसमें हम देख रहे हैं यहाँ वाइड्स ज़्यादा होने के कारण अगर हम इनको कंप्रेस करेंगे, अगर हम इनको कंप्रेस करेंगे तो ये नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे, है ना, नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर मान लेते हैं हमारे पास जो सॉलिड है, अगर वो एमॉर्फस का है, क्या है, एमॉर्फस का सॉलिड है, मतलब अक्रिस्टलीय सॉलिड है, ठीक है, अगर हम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से हम अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो देखेंगे कि ये जो हमारा ठोस है, ठीक है, वो यहाँ से दब जाएगा, कुछ नीचे की तरफ जो है हमारा ठोस जो है वो दब जाएगा, है ना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा ठोस है वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, दब जाएगा, नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ दब जाएगा। पहले हमारा यहाँ ठोस था, जो हमारा ठोस था वो कुछ इस प्रकार था, जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो वो नीचे की तरफ दब गया। क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, है ना, एमॉर्फस में। तो कारण यही है कि इसकी जो ज्यामितीय आकार होगी वो क्या होगी, क्रिस्टलीय सॉलिड की, वो फिक्स होगी, जबकि इनकी क्या होगी, अनफिक्स होगी। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो जब हम इनको प्रेस करेंगे तो ये नीचे की तरफ, जैसे आपका इरेजर है एमॉर्फस में, आपका क्या है, इरेजर है, और आप आइस इसमें देख लीजिए। तो अगर हम आइस को देखें और इरेजर को देखें तो आइस को हम दबाएंगे, ठीक है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस नहीं होंगे, वो कंप्रेस नहीं होंगे। जबकि इरेजर है, इरेजर को जब हम प्रेस करेंगे तो वो देखेंगे इलास्टिक की तरह वो अपनी ज्यामितीय आकार बदल लेगा, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। जो हमारी दूसरी पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से है, जो हमारी दूसरी पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से है। वो क्या है, गलनांक को लेके। हमारी जो दूसरी पॉइंट है वो गलनांक के लिए क्या कह रहा है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके जो गलनांक होते हैं वो निश्चित और अभिलाक्षणिक होते हैं, निश्चित और अभिलाक्षणिक होते हैं। जबकि इसमें क्या कह रहा है कि ये ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, ताप के एक परास में ये जो है आपके धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। तो इसको भी समझ लेते हैं।
अगर हम देखें हमारे पास एक फेरस की रॉड है, एक फेरस की रॉड है ना, ये किसकी रॉड है? फेरस की। जबकि हमारे पास दूसरी जो रॉड है वो मान लेते हैं प्लास्टिक की है। जो हमारे पास दूसरी रॉड है वो प्लास्टिक की है। किसकी है? प्लास्टिक की। जो दूसरी रॉड है हमारी वो प्लास्टिक की है। अब इन दोनों को अगर हम जो है, ये हमारी दूसरी प्लास्टिक की रॉड है, हम इन दोनों को बारी बारी से हीट कर रहे हैं। इन दोनों को हम जो है बारी बारी से हीट कर रहे हैं, है ना। इसे भी हीट कर रहे हैं, नीचे से क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, है ना। तो जब बारी बारी से हम नीचे से हीट करेंगे, देखेंगे जो लोहा है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, ठीक। और ये एब्जॉर्ब करता रहेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा, लेकिन एक पीक पॉइंट आएगी जब ये क्या करेगा? पूरा रेड हो जाएगा, पूरा आपका क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। रेड होने के बाद देखेंगे ये यहाँ से पिघल जाएगा और नीचे गिर जाएगा। ये यहाँ से पिघल कर क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। आपका जो ये यहाँ से पिघल कर ये कुछ नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? पिघल के लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, है ना। प्लास्टिक क्या होगी? प्लास्टिक में क्या होगा कि जब हम इसको हीट करेंगे तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी। हीट को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी, है ना। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये धीरे धीरे हम देखेंगे नरम पड़ेगी, अपने जगह पे ये नरम पड़ेगी, अपनी जगह पे ये जो है क्या होगी? नरम पड़ेगी। तो जब नरम पड़ेगी तो हम देखेंगे ये कुछ इस प्रकार से लटक जाएगी, नीचे की तरफ झुक जाएगी, है ना। तो हम देखेंगे अगर ये झुक रही है तो लगभग इसका तापमान जो है वो 100 डिग्री मान लेते हैं, या 150 या 100 आपका जो है 110 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। 110 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो गई? नरम हो गई, है ना। जबकि जो लोहा है वो हम देखेंगे एक फिक्स पॉइंट पे, चाहे वो 1450 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, या ये बहुत करेगा तो 1400 से 1470 डिग्री सेल्सियस तक ही आपका क्या होगा? पिघल जाएगा। इनके बीच में रेंज कम होगा, इनके बीच में जो है रेंज वो कम होगा। देख रहे हैं यहाँ से ये लोहा इतना था और नीचे की तरफ पिघल के गिरा, तो ये एक फिक्स पॉइंट पे पिघलेगा। जबकि हमारी जो प्लास्टिक है वो पहले नरम होगी, ठीक है। नरम होगी तो हम देखेंगे जब नरम हुई तो उसका तापमान 110 डिग्री सेल्सियस था। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जो वो क्या करेगी? यहाँ से ये नीचे की तरफ लिक्विड फॉर्म में जो है गिर जाएगी, मतलब पिघल जाएगी, है ना। यहाँ से कट के ये लिक्विड फॉर्म में गिर जाएगी। तो हम देखेंगे तब हमारा जो तापमान होगा वो लगभग 190 डिग्री सेल्सियस होगा। हम देख रहे हैं इनके बीच में 110 से लेके 190 अर्थात 80 डिग्री का है, और ये तापमान कंपैरिजन में कम है। तो 110 से 180 के बीच में जाने में हमें एक रेंज डिफाइन करना पड़ रहा है, अर्थात 80 डिग्री सेल्सियस का एक रेंज मिल रहा है। तो ये जो रेंज है 110 के लिए बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि 110 तापमान है आपका और 80 आपको रेंज मिले। जैसे आपको 5 किलोमीटर जाना है और 5 के हिसाब से आपको 3 किलोमीटर का रेंज दिया जाए कि 5 और 3 के बीच में जाओ, टोटल 8 हो जा रहा आपका। तो ऐसे कंपैरिजन में आपका रेंज ज़्यादा है, और यहाँ आपको हम कहते हैं 20 किलोमीटर जाना है, 20 के बाद आप थोड़ा सा और 3 किलोमीटर चले जाइए, तो वो रेंज छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये फिक्स पॉइंट हो गई, 1400 से 1450 के बीच में ये फिक्स हो गई। जबकि 110 और 90 के बीच में फिक्स नहीं हो रहा है, जबकि 110 और 90 के बीच में फिक्स नहीं हो रहा। इसीलिए कहा गया है जो हमारे, इसीलिए आपको जो कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया कि जो हमारे क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं इनके जो क्या होते हैं, इनके जो ताप होते हैं वो निश्चित होते हैं। अगर आपका ताप निश्चित है, ठीक है, तो इनका गलनांक भी क्या होगा? निश्चित होगा। इनका जो गलनांक है वो भी क्या होगा? निश्चित होगा। कैसे? फिर
दूसरा कह रहा है कि इनका जो ताप है वो अनिश्चित होगा और एक प्रास में होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा इनका वाला 110 से 190 के बीच में पिघला, तो 80 का प्रास मिला आपको, रेंज मिली, जबकि इसका क्या था 1450 पे ही क्या हो गया, पिघल गया था, है ना। आ जाइए अब आगे हम पॉइंट की बात करते हैं। आगे हमारा है, इसी से गलन एंथैल्पी को ले लेते हैं। विदलन अभी बाद में समझाएंगे, गलन एंथैल्पी ले लेते हैं। गलन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों? तो गलन एंथैल्पी जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि हमारा जो ताप होगा, ठीक है, गलन एंथैल्पी का मतलब होता है कि जो ताप होता है, अगर हमें किसी चीज़ को पिघलाना है, ठीक है, तो हम ताप खर्च करेंगे, तो वो ताप एक ऊर्जा होती है। तो हम जितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं किसी चीज़ को पिघलाने के लिए, जितनी ऊर्जा हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी एंथैल्पी कहलाती है, तो गलन एंथैल्पी कहलाती है। अगर आपका ताप फिक्स है, जैसे आपने किया था कि आपका जो ताप था वो फिक्स था, कितना था यहाँ के लिए 1450 डिग्री सेल्सियस आपका ताप था, तो 1450 डिग्री सेल्सियस आपका ताप फिक्स हो गया। तो ऐसे में आपको फिक्स एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो आपकी गलन एंथैल्पी जो है वो निश्चित हो जाएगी। और इनके लिए 110 से 190 में आपको खर्च करना है, 110 से 190 के बीच में ताप प्राप्त करना है। तो ऐसे में इनकी ऊर्जा जो है 110 और 90 के बीच में रहेगी, 110 और 90 के बीच में रहेगी। तो इनकी एंथैल्पी भी क्या होती है, आपकी ऊर्जा अनिश्चित रहेगी, निश्चित नहीं रहेगी, है ना। अब हम समझ लेते हैं जो प्राकृत होती है और विदलन गुण होता है। अब विदलन गुण को हम समझ लेते हैं। कह रहा है इनको अगर हम तेज़ धार वाले किसी सामान से काटें, अगर आपके पास एक लोहे की रॉड है ना, तो इसको आप एक तेज़ चाकू से काटेंगे तो देखेंगे इसकी जो सतह है वो एकदम चिकनी मिलेगी। कारण क्या है? कारण हम आपको समझा दे रहे हैं। कारण क्या है भैया, इसको हम आपको समझा दे रहे हैं, है ना। कारण ये है कि जैसे ये आपका एमॉर्फस सॉलिड है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, अगर हम इसको बीच से काटें अगर हम इनको 20 से काटें, अगर यहाँ हम 20 से काट दें, फिर इसको 20 से काटें, ठीक, इन दोनों में अंतर क्या दिख रहा है? अगर आप इसको 20 से काट रहे हो, ठीक है, यहाँ से, तो देख रहे हो इसके जो क्रिस्टल हैं वो पूरी तरीके से शुद्ध कटेंगे, जबकि यहाँ अगर हम इसको काटेंगे, जबकि हम इसको यहाँ से काटेंगे, इसको आपके ये जो आपका है, इसको जब हम एमॉर्फस को काटेंगे तो देख रहे हैं हमारा पहला मॉलिक्यूल्स कटा, फिर यहाँ जो है रिक्तिका बच जाएगी, यहाँ जो हमारा यहाँ रिक्तिका बच रही है, इस वाली जगह पे हमें रिक्तिका मिल रही है, इस वाली जगह पे हमको रिक्तिका मिल रही है ना, कुछ इस प्रकार से। फिर कटेगा, फिर यहाँ देखो हमें रिक्तिका मिली, कुछ इस प्रकार से मिले। जैसे यहाँ से समझो, अगर हम इस मॉलिक्यूल्स को यहाँ काटें तो यहाँ देख रहे हो खाली स्थान मिल गया, है ना, इस खाली स्थान पे कुछ नहीं है, तो इस तरह का गड्ढा मिलेगा आपको। फिर नीचे वाला मॉलिक्यूल्स कटेगा तो ये प्लेन कटेगा, फिर यहाँ जब आओगे तो ये गड्ढा हो जाएगा, फिर जब गड्ढा हो जाएगा तो यहाँ भी आपका क्या होगा, इस तरह से खाली स्थान मिलेगा। तो हम देख रहे हैं जो एमॉर्फस सॉलिड है उसको हम काट रहे हैं तो इनके बीच में कुछ हल्का हल्का सा गड्ढा मिल रहा है, तो जिसकी वजह से ये खुरदुरा, इनकी जो सतह होगी कुछ इस प्रकार से कटेगी, कुछ इस प्रकार से कटेगी। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की सतह होगी वो एकदम प्लेन कटेगी, है ना, जैसे लोहा है और लकड़ी है आपका, जैसे लोहा है और लकड़ी है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट थी वो थी
इसको लेके, वो है अणुओं की व्यवस्था, अणुओं की जो है व्यवस्था, ठीक है। इनको लेके जो अणुओं की व्यवस्था है वो हम देखेंगे। अगर हमारा मान लेते हैं, हमारा जो सॉलिड है, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब क्रिस्टलीय ठोस है। ये जो हमारा सॉलिड है वो क्या है, क्रिस्टलीय सॉलिड है। और ये अक्रिस्टलीय सॉलिड, अक्रिस्टलीय सॉलिड है ना। अब मान लेते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस है, इसके जो अणु हैं वो ए से बने हुए हैं, वो ए से बने हैं, ये बी से, फिर ए से, फिर बी से, फिर ए से, बी, ए, इस प्रकार से आपके अणु जो है बने हुए हैं, है ना। क्रिस्टलीय सॉलिड के जो अणु हैं वो इस प्रकार से बने हुए हैं, जैसे ए हो गया, ये आपका बी हो गया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर ए हो रहा। तो हम देख रहे हैं इन जो क्रिस्टलीय सॉलिड है, ठीक है, जो हमारा क्रिस्टलीय सॉलिड है, इसमें क्या है आपका, ये जो क्रिस्टलीय सॉलिड है, ठीक है, क्रिस्टलीय सॉलिड में हम देख रहे हैं जो अणुओं की व्यवस्था आ रही है वो ए के बाद बी आ रही है, फिर ए आ रही है, फिर बी आ रही है, फिर ए आ रही है, तो ये क्रमागत चल रही है ना। अक्रिस्टलीय सॉलिड में आ जाते हैं हम। अक्रिस्टलीय सॉलिड में जब आ जाएंगे हम तो देखेंगे जो इनके अणुओं की व्यवस्था होगी कुछ वो इस प्रकार से होगी, ए ए, कहीं लगातार हमको ए देखने को मिलेगा, कहीं बी मिलेगा, कहीं बी लगातार मिल जाएगा, कहीं आपको बी जो है लगातार मिल जाएगा, ए बी ए, है ना, ए बी ए ए ए। तो इनके जो अणुओं की व्यवस्था है, ठीक है, वो क्या हो रही है, कुछ लगातार है, कुछ जो है लगातार नहीं है। अब हम इसमें देख रहे हैं जो अणुओं की व्यवस्था आ रही है वो कुछ इस प्रकार ए बी आ रही है, फिर बी आ रही है। तो इनके जो अणुओं की व्यवस्था है वो अलग अलग आ रही है, जैसे ए आ रही है, फिर ए बी करके आ रही है, ठीक। तो जो आपका कहा है वो कहा क्या है, वो कहा है कि जो आपके क्रिस्टलीय सॉलिड होंगे जो इनके अणुओं की व्यवस्था का जो क्रम होगा वो दीर्घप्रासी होगा, जबकि अक्रिस्टलीय में लघुप्रासी होगा। तो समझ लेते हैं, आ जाओ पॉइंट पे आ जाओ भाई। अब देख रहे हो ये जो क्रम है वो जितना बड़ा आपका सॉलिड है उतनी दूर तक गया कि नहीं गया, है ना। इसमें आ जाओ, इसमें जो क्रम है वो केवल सॉर्ट के लिए यहाँ है, फिर यहाँ है ना, फिर कहाँ है, यहाँ है। हम देख रहे हैं जो हमारे सॉलिड अक्रिस्टलीय सॉलिड में है उसके अणुओं की जो रेंज है, जो अणुओं की रेंज है, ठीक है, वो केवल यहीं तक क्रमागत है, यहीं तक क्रमागत है, यहाँ फिर क्रमागत है ए बी, यहाँ क्रमागत है। जबकि इसमें क्या हो रहा है, ये पूरे सॉलिड में क्रमागत है ना, पूरे सॉलिड में एक निश्चित तरीके से आ रही है। तो यही कहा है कि ये दीर्घप्रासी और ये लघुप्रासी, है ना भैया। आप समझते हैं लास्ट वाली पॉइंट। लास्ट वाली पॉइंट ये है कि ये जो इनकी विषमदैशिकता और ये आभासी ठोस तथा अतिशीतित द्रव होते हैं, फिर इनमें जो प्राकृतिक होती है वो विषम प्राकृतिक होती है, विषमदैशिक।
देख रहे हैं इनकी जो बेसिकता है, बेसिकता का मतलब इनके अणुओं की जो व्यवस्था, हर तरीके से बेसिकता का मतलब होता है एक तरह से हर दिशा में जो गुण होगा, ठीक है, वो इनमें क्या होगा, विषमदैशिक गुण होगा, इसमें जो है समदैशिक गुण होगा। क्या होगा, समदैशिक गुण होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जो प्राकृत है ये वास्तविक ठोस होंगे, ये आभासी ठोस या तो अतिशीतित द्रव के रूप में आएंगे। तो ये पॉइंट हमारी जो लास्ट पॉइंट होगी वही हम समझ लेते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारे अणुओं की व्यवस्था आ रही है, देख रहे हैं हर बारी चेंज होती जाएगी। आपको यहाँ ए मिला है ना, ये क्रिस्टलीय सॉलिड है, ये अक्रिस्टलीय सॉलिड है, एमॉर्फस है, एमॉर्फस है ना। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये अक्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब एमॉर्फस है, सॉरी एमॉर्फस है। तो हम देख रहे हैं जो इनके अणुओं की व्यवस्था है, पहले ए आ रही है, फिर बी आ रही है, फिर ए आ रही है, फिर बी आ रही है, फिर ए, मतलब इनके जो अणुओं की व्यवस्था है, ठीक है, वो हर बारी बदल रही है, हर बारी बदल रही है। जबकि इसमें क्या है कि बदल नहीं रही है, ए के बाद ए लगातार आ जा रहा है, बी भी लगातार आ जा रहा है। तो ये समदैशिक हैं, क्या हुए, ये समदैशिक हुए, ये विषमदैशिक हुए। आपके ये जो अक्रिस्टलीय सॉलिड है ये विषमदैशिक हुए, और ये क्या होंगे, समदैशिक होंगे, है ना, ठीक। अब लास्ट वाली पॉइंट है जो आभासी ठोस की है, लास्ट वाली जो पॉइंट है वो आभासी कह रहा है। ये जो हमारे क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं ये वास्तविक रूप से ठोस होते हैं, और जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आभासी होते हैं। वो क्या होते हैं, आभासी होते हैं। तो आभासी इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो हमारे क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं, ठीक है, जैसे आपका लोहा है, उसको लोहे को छुओगे तो आपको एक वास्तविक रूप से ठोस का अनुभव होगा, जबकि आप कांच को छुओगे, ठीक है, तो आपको उतना अच्छा फीलिंग नहीं आएगी कि ये ठोस है। रबर छुओगे तो वो भी आपको अच्छी फीलिंग नहीं देगा कि ये हमारा अच्छा ठोस है। तो इसीलिए आपको कहा गया है कि ये जो आपके जो ठोस हैं, देखिए ये जो आपके ठोस हैं ये प्राकृत में वास्तविक ठोस, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वास्तविक, जैसे लोहा आप टच करोगे लोहे को तो आपको लगेगा कि लोहा एक मजबूत है ना। अगर इन्हीं जगहों पे कांच को छुओगे तो कांच को आपको उतनी फीलिंग नहीं आएगी कि यह वास्तविक रूप से इतना ठोस है, ठीक। फिर एक और पॉइंट इसमें दिया है अतिशीतित द्रव का, वो पॉइंट हम समझते हैं। ये जो अतिशीतित द्रव का पॉइंट है, जैसे जो आपकी कांच होती है ना वो क्या करती है कि ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। जो कांच के कण होते हैं ना वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। जैसे आप खिड़की में कांच लगा दिए तो जो खिड़की में कांच लगा रहेगा उसके जो ऊपर के अणु होंगे ना वो कई साल में, मतलब सैकड़ों साल लग जाते हैं, वो क्या करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो जिसकी वजह से उनकी जो पेंदी होती है, नीचे वाली पेनी, वो मोटी हो जाती है, ऊपर जो है पतला हो जाता है, ऊपर जो है वो पतले हो जाते हैं, है ना। तो आपको हम एक बारी फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। इनमें देखो इनके जो ठोस के अणुओं के आकार होते हैं वो निश्चित होते हैं और इनमें अनिश्चित होते हैं। इनका जो ताप होता है आप तो जानिए, लोहा एक फिक्स पॉइंट पे पिघलेगा, जबकि एक प्लास्टिक है वो धीरे धीरे मुलायम होकर पिघलेगी। तो इनके कहने का मतलब है कि ये जो ठोस होगा इनका गलनांक निश्चित होगा और इनका अनिश्चित होगा, है ना। फिर इनको जब हम लोहे को काटते हैं तो देखते हैं लोहे की जो सतह होती है वो एकदम चिकनी होती है, जबकि लकड़ी को काटते हैं तो उसमें खुरदुरापन आता है ना। तो यहीं आप जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा और शेयर सब्सक्राइब भी करिए, ठीक। थैंक यू सो मच।